तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिगान अपने कॉल पर मौजूद पर्सन के कमांड को फॉलो करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अब वह मेन बैरियर को पार करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके सामने आते हुए रीपर उस पर अटैक करके उसे बैरियर से दूर कर देता है और अब दोबारा से उन दोनों के बीच में वह बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। अब हिगान गुस्से में रीपर को देखते हुए बोलता है, जाए क्या तुम्हें पता है मारी मर चुकी है? तो मैं तुमसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मारी को मारने का ऑर्डर यामाजी ने दिया था? तभी रीपर बोलता है, हिगान अभी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर तुम्हारा मरना तय है। अब हमें माइक को दिखाया जाता है जो आउजा के एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि आउजा के एक्स एम्प्लॉय ने ही डार्क वेब के ऊपर आउजा कंपनी के बारे में आर्टिकल लिखा होता है। पर माइक देखता है कि वह पर्सन एक बार के अंदर रहता है। यह देखते ही वह एमा के पास कॉल लगाते हुए बोलता है, एमा क्या तुम्हें पूरा यकीन है आउजा का वह एक्स एम्प्लॉय इसी जगह पर रहता है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वह इस जगह पर रहता होगा। एमा बोलती है, आउजा का यह एक्स एम्प्लॉय आउजा कंपनी में कोई रिसर्चर नहीं था, बल्कि इसने कुछ टाइम पहले ही आउजा कंपनी को ज्वाइन किया था और इसकी किसी गलती की वजह से इसे कंपनी से निकाल दिया गया। और मेरे ख्याल से इस पर्सन को आउजा कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसीलिए यह ऐसी जगह पर आउजा कंपनी के लोगों से छिप कर रह रहा है। यह सुनकर माइक बोलता है, ठीक है मैं इससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी एमा बोलती है कि एफबीआई के एजेंट माइक के कॉल को टैप कर रहे होंगे, तो माइक इस तरह बार बार उसे कॉल ना करे वरना वह दोनों ही इसमें फंस सकते हैं। और अब जब यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो तभी माइक उसे कॉल करे, यह बोलते हुए वह कॉल को कट कर देती है। अब माइक उस बार के अंदर जाता है जिस बार के अंदर बस एक ही पर्सन अकेला एक जगह पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखते ही माइक उसके पास जाते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारे इस बार में खेलने के लिए अभी कोई गेम बाकी है? अब वह पर्सन उठते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तभी माइक बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम जेसन कार्डेनस है ना? यह सुनते ही जेसन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? अब हमें आउजा कंपनी की मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें बैठी हुई वह साइबॉर्ग सभी लोगों को बता रही होती है कि अभी से थोड़े टाइम पहले 5 सेकंड के लिए उनका सर्वर शट डाउन हो गया था, शायद से यह किसी एरर की वजह से हुआ होगा। तभी डी बोलता है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर सिस्टम में यह एरर कहां से आया? तभी वह साइबॉर्ग बोलती है, अभी उसे इस बारे में पता नहीं चला है, पर वह इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे बीच कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो अंदर से हिगान की मदद कर रहा है और उसी ने किसी तरह हमारे सिस्टम को 5 सेकंड के लिए शट डाउन किया होगा। तभी वहां पर बैठा छोटा निंजा बोलता है, आखिर हम इस बेकार की बात में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो हिगान को अभी के अभी तुरंत मारना चाहता हूँ। यामाजी बोलता है, कहीं तुम हमारे प्लान के बारे में भूल तो नहीं गए? हमें अभी हिगान के सीक्रेट आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें कुछ भी करके उसके पास मौजूद वह सीक्रेट आर्ट चुराना है, तो हम उस पर बिना सोचे समझे इस तरह अटैक नहीं कर सकते हैं। तभी वह छोटा निंजा बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम हिगान को सिटी के अंदर आने दें। सिटी के अंदर हमारी सभी फोर्सेस मौजूद है और हम अपनी सभी फोर्सेस के साथ हिगान पर अटैक करेंगे और भले ही हिगान के पास कितनी भी खतरनाक टेक्निक्स क्यों ना हो, वह हमारी पूरी फोर्सेस के सामने नहीं टिक पाएगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम में से कोई भी हिगान को जान से नहीं मारेगा, हम लोग बस उसे यहाँ पर थोड़ा सा तरपाएंगे और कुछ भी नहीं। तभी वह साइबॉर्ग बोलती है, हिगान के साथ सिटी के अंदर फाइट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि अगर सिटी के अंदर मौजूद लोगों को इस बारे में पता चला तो आउजा की रेपुटेशन खराब हो सकती है। यह सुनते ही वह छोटा निंजा बोलता है, अब तुम लोगों को आउजा कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल आ रहा है, पर थोड़ी देर पहले अगर हिगान को टाइम रहते नहीं रोका गया होता तो वह सिटी के अंदर आ चुका होता, जिसके बाद वह सिटी में कितनी तबाही मचाता इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। यह सुनते ही आउजा कंपनी का मालिक आगे आते हुए बोलता है, आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, और थोड़ी देर पहले जो सर्वर डाउन हुआ था उसका ब्लेम मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। और वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्यों ना हम हिगान को सिटी के अंदर आने दें? हिगान के साथ फाइट करके हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डाटा मिल सकता है। तभी डेली बोलती है, मास्टर तो क्या हम हिगान को अपने टेस्ट रूम की तरफ खींचकर लेकर आए, जहाँ पर हम उसके साथ फाइट करेंगे और उस जगह पर हम उसके सभी फाइटिंग टेक्निक्स को भी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। यह आइडिया उस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान अंडरग्राउंड एक पैसेज में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिस कॉल में वही सामने वाला पर्सन मौजूद होता है और अब वह बोलता है कि हमारा प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो मौका देखकर यहाँ से भाग जाओ। और हाँ, किसी भी जाल में मत फंसना, क्योंकि यहाँ पर आउजा कंपनी के लोग तुम्हें आउजा सिटी के अंदर आने का एक मौका देंगे, पर यह एक चाल है।
और अगर तुम इसमें फंस गए तो तुम्हारा सामना काफी पावरफुल निंजास के साथ होगा, जिनसे बचकर तुम कभी नहीं निकल पाओगे। तभी हिगान बोलता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं आउजा सिटी के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं यामाजी को ढूंढकर जान से मार दूंगा, और जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उन सभी लोगों को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही सामने वाला पर्सन बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो फिर ठीक है, सिटी के अंदर जाने का सही टाइम होगा 7 बजे का टाइम, क्योंकि उसी टाइम पर आउजा सिटी के लोगों ने एक परेड को ऑर्गेनाइज किया है। और जब सभी लोग परेड में बिजी होंगे तब तुम सही मौका पाकर सिटी के अंदर घुस सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि माइक जेसन के साथ बैठा हुआ होता है। वहीं पर जेसन बोल रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर दोबारा से मुझसे पैसे वसूल करने के लिए आए हो? मेरे पास थोड़े से भी पैसे मौजूद नहीं है। माइक बोलता है, नहीं, मैं तुमसे पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर आउजा कंपनी के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और उस इन्वेस्टिगेशन में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेसन बोलता है, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तो यहाँ पर सब कुछ प्लान कर रखा था, यहाँ तक कि मैंने अपने लुक को भी पूरी तरीके से बदल दिया था, पर इसके बावजूद तुम मुझे ढूंढने में कामयाब कैसे हुए? पर माइक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक गेमिंग मशीन के पास आता है, जिसके बगल से एक गली जा रही होती है, जिसे देखते ही वह बोलता है, तो तुम यहाँ पर छिप कर रहते हो। अब यह सुनते ही जेसन उस गेमिंग मशीन को वहां से हटाता है, और अब माइक देखता है कि उस गेमिंग मशीन के पीछे वाली गली सीधा बेसमेंट में जा रही होती है, जिसे देखते ही वह बोलता है, मैंने तो बस यहाँ पर तुक्का मारा था, मेरा तुक्का बिल्कुल सही लगा। अब हमें दिखाया जाता है कि आउजा सिटी के लोग 7 बजे परेड को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हिगान अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में मौजूद कुछ सोल्जर्स को मारकर वहां से आगे जाने के रास्ते को खोल लेता है, और अब वह धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर हिगान को सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ करते हुए देख रहे होते हैं। अब हिगान सिटी के अंदर पहुंचकर वहां से आगे जाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज को चुनता है, और अब वह जैसे ही पैसेज के अंदर जाता है वह देखता है कि उसके सामने कई सारे निंजास अपने पूरे के पूरे सूटअप गियर के साथ खड़े होते हैं। दूसरी ओर जेसन माइक को लेकर अपने बेसमेंट में आता है, जहां पर उसने एक अपना ही सुपर कंप्यूटर बना रखा होता है, जिसका यूज करते हुए वह आउजा कंपनी को हैक कर सके। यह सब देखकर माइक बोलता है, तुमने यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा तैयारियां कर रखी है। जेसन बोलता है, मैं उस कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, और जब तक वह कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। और अब माइक नोटिस करता है कि जेसन आउजा कंपनी और उसके लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। यह देखते हुए बोलता है, तो क्या तुमने यह सभी सेटअप बस आउजा कंपनी से अपना बदला लेने के लिए लगाया है? जेसन बोलता है, बदला? आखिर वह क्या होता है? मैं आउजा कंपनी से बदला नहीं लेना चाहता, मैं बस आउजा कंपनी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहता हूँ। पहले उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाला, साथ ही साथ उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मजबूर किया कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बदलकर छिपकर एक ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। तो जब तक आउजा कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, और मैं यहाँ पर आउजा कंपनी की सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला कर रहूंगा। अब यह सब सुनकर माइक बोलता है, जेसन, मुझे तुम पर यकीन है, तुम जितना आउजा कंपनी से नफरत करते हो उतना ही नफरत मैं भी उनसे करता हूँ। तो आउजा कंपनी को बर्बाद करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना तुम आउजा कंपनी के अंदर मौजूद कुछ डार्क सीक्रेट मुझे बताओ। तुम अपनी नॉलेज का यूज करते हुए आउजा कंपनी को हैक कर सकते हो ना, तो जल्दी से कुछ काम की सीक्रेट बाहर निकालो। जेसन बोलता है, यह काम इतना आसान नहीं है, आउजा कंपनी का सर्वर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और अगर यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो वह लोग मेरे लोकेशन के बारे में जान जाएंगे, यहाँ तक कि वह लोग हमें मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। माइक बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। अब यह सुनकर जेसन के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, और अब वह आउजा कंपनी को हैक करके उसके अंदर मौजूद डार्क सीक्रेट को बाहर लाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें हिगान को दिखाया जाता है, जो अंडरग्राउंड पैसेज में मौजूद सभी निंजास को मारते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर जेसन आउजा कंपनी के सर्वर को हैक करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, पर उन्हें वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वह उनके किसी भी काम की नहीं होती है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें बाउंड नाम की एक फाइल मिलती है, और अब वह लोग उस फाइल को खोलकर चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उस फाइल के अंदर उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन लोगों की आइडेंटिटी को आउजा कंपनी ने खरीदा होता है, और बड़ी बड़ी कंपनी के लोग इन फेक आइडेंटिटी का यूज अपनी कंपनी के फायदे के लिए गलत काम करने के लिए यूज करते हैं। यह सब देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है, अगर दुनिया वालों को इस बारे में पता चल जाए तो वह लोग समझ जाएंगे कि आउजा यहाँ पर कितनी बड़ी ईवल कंपनी है, और उन्होंने यहाँ पर कितनी सारी फेक आइडेंटिटीज को खरीद रखा है। अभी माइक नोटिस करता है कि उस लिस्ट के अंदर एमा का भी नाम होता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है।
अभी वहां पर जेसन के द्वारा लगाया गया अलार्म बजने लगता है और अब जेसन नोटिस करता है कि उसका कंप्यूटर वहां पर हैक हो चुका होता है। यह देखते ही वह समझ जाता है कि आउजा कंपनी के लोगों ने उन्हें यह सब कुछ करते हुए पकड़ लिया है। साथ ही साथ उन्हें उनके लोकेशन के बारे में भी पता चल चुका है और अब कुछ लोग उनसे यहाँ पर मिलने के लिए भी आ चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लोग गन के साथ उस बार के बाहर खड़े होते हैं और वह लोग धीरे धीरे बार के अंदर आ रहे होते हैं। अब माइक जेसन को लेकर एक जगह पर छिप जाता है और जैसे ही वह सभी लोग बार के अंदर आते हैं, वह एक गेम को ऑन करते हुए उन सभी लोगों का ध्यान भटका देता है और काफी तेजी से जेसन को अपने साथ लेकर अपने कार के अंदर भागता है। अब जैसे ही उन लोगों की नजर माइक और जेसन पर पड़ती है, वह दोनों अपनी कार को लेकर वहां से काफी तेजी से निकल चुके होते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हिगान आउजा के सभी निंजास को मारते हुए उसके हेडक्वार्टर के पास पहुंच चुका होता है। वहीं पर वह बिना रुके काफी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइक अपने साथियों को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका फोन कोई भी नहीं उठा रहा होता है। और तभी वह नोटिस करता है कि उसे मारने के लिए वह सभी लोग दो गाड़ियों के साथ उनका पीछा कर रहे होते हैं और अब वह सभी लोग माइक के कार के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जो देखकर माइक परेशान हो जाता है और अब वह ड्राइव कर रहे जेसन से बोलता है, क्या तुम गाड़ी को और ज्यादा तेज नहीं चला सकते हो? जेसन बोलता है, तुम्हारा यह खटारा इससे ज्यादा स्पीड में चलता ही नहीं है, तो आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यह सुनते ही माइक अपने पास से गन निकालकर खिड़की से उन सभी लोगों को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसका एक भी निशाना लग नहीं रहा होता है। यह देखकर जेसन परेशान हो जाता है। तभी वह अपने सामने से एक ट्रक को आते हुए देखता है और अब वह इसका फायदा उठाते हुए अचानक से ट्रक के सामने जाकर ड्रिफ्ट मारते हुए ट्रक के बिल्कुल साइड में आ जाता है, जिस वजह से उसके कार के पीछे मौजूद कार्स का उस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। पर अभी भी एक कार उनका पीछा कर रही होती है। यह देखते ही माइक जेसन को ब्रेक लगाने के लिए बोलता है। अब जेसन ऐसा ही करता है, जिस वजह से उनका पीछा कर रही कार उनसे आगे चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए माइक काफी तेजी से उन पर फायरिंग कर रहे दो लोगों को मार देता है। तभी उस कार को चलाने वाला पर्सन अचानक से उनकी कार के बगल में आकर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। यह देखते ही माइक जेसन को नीचे झुकने के लिए बोलता है और अब वह भी उसी टाइम पर शूट करता है और अब अचानक से वह दोनों कार्स पलट जाती है। दूसरी ओर हिगान सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अब वह चलते चलते एक लिफ्ट के पास जाता है और अब वह उस लिफ्ट का यूज करते हुए ऑफिस में ऊपर की ओर जाने लगता है। वहीं पर लिफ्ट के अंदर उसे अपने पुराने सभी फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं और अब उन सभी फ्लैशबैक को याद करते हुए उसकी सांसें फूलने लगती है। अब हिगान जैसे ही ऑफिस के अपर फ्लोर पर पहुंचता है, वह देखता है कि उस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके पीछे 4 रोबोट्स खड़े होते हैं और तभी उनमें से एक रोबोट के अंदर से वह छोटा निंजा बोलता है, मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर हमें आउजा कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर रहा होता है और अब वह बोलता है, टेस्ट को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तभी हिगान देखता है कि उसकी आंखों के सामने बिल्डिंग के बाहर एक हेलीकॉप्टर में बैठा यामाजी उस जगह से जा रहा होता है। यह देखते ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह यामाजी की ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक रोबोट उस पर अटैक करते हुए उसे पकड़ लेता है और अब वह उसे मारने लगता है। तभी एक दूसरा रोबोट भी पीछे से काफी तेजी से हिगान पर अटैक करता है और अब हिगान देखता है कि उसके सामने मौजूद वह चारों रोबोट्स उस पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही वह अपने डार्क शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर अपने कुछ हॉरर शैडोज बनाता है। यह देखते ही वह छोटा निंजा हंसते हुए बोलता है, यह तुम्हारी बेकार की कोशिश किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर इन सभी टेक्निक्स का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही साथ मेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उनका यूज करते हुए मैं बस कुछ मिनट के अंदर ही तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूँ। अब वह यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी हिगान अपने पास से कुछ बॉम्ब निकालकर बिल्डिंग पर लगे गए कांच को उड़ा देता है और अब वह काफी तेजी से उस हेलीकॉप्टर की ओर आगे बढ़ता है, जिस पर बैठकर यामाजी वहां से जा रहा होता है और अब वह एक रस्सी को फेंकते हुए उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर से एक पर्सन निकलकर अपने पास मौजूद गन से शूट करते हुए उस रस्सी को काट देता है। अब इससे हिगान काफी ऊंचाई से सीधा हेलीपैड के ऊपर आकर नीचे गिरता है और अब उसके चेहरे पर मौजूद मास्क भी टूट जाता है। वहीं पर उसकी मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और अब वह बोलता है, मेरे पास यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है। यह बोलते हुए वह अपने राइट हैंड को देखने लगता है। तभी उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आती है, जिस ओल्ड मैन ने हिगान से कहा था कि हिगान उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज दोबारा कभी ना करे, क्योंकि अगर उसने एक और बार उस टेक्निक का यूज किया तो उसका मरना तय है। अब यह बात याद करते हुए हिगान अपने हाथ के अंदर से एक पेन को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, मैं जल्द ही अपनी फैमिली के पास पहुंचने वाला हूँ।
तो फाइनली यहाँ पर मेरी पेन और सफरिंग खत्म होने वाली है, यह बोलते हुए वह उस पेन को बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी पर मारता है। अब इस वजह से उसकी बॉडी की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। तभी एक रोबोट काफी तेजी से आगे आते हुए हिगान को पंच करके दूर फेंक देता है। तभी दूसरा रोबोट उसे पकड़ते हुए ऊपर हवा में उछाल देता है। यह देखते ही तीसरा रोबोट हिगान पर अपने लेजर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर हिगान खुद को संभालते हुए उस रोबोट के अंदर अपने नाइफ को दे मारता है और अब वो अपने गैस बॉम्ब का यूज करते हुए वहां पर चारों ओर धुआं ही धुआं कर देता है। यह देखते ही वह छोटा निंजा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है इस बेकार की टेक्निक का यूज करते हुए तुम हमारी टेक्नोलॉजी को धोखा दे सकते हो? मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ। पर तभी वह नोटिस करता है कि हिगान उसके सामने से गायब हो चुका होता है और अब हिगान एक एक करके अपने पास मौजूद वेपन्स का यूज करते हुए उन रोबोट्स पर अटैक करने लगता है, पर उन रोबोट्स के ऊपर कुछ ज्यादा खास असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते हुए हिगान अब अपनी एक काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, पर तभी कई सारे निंजा स्टार आकर उसे लगते हैं, जिससे वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। और अब एक रोबोट आगे आते हुए हिगान को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वह छोटे निंजा वाला रोबोट आते हुए उसे उठाता है और बोलता है, यह मेरा शिकार है तो इसे मैं ही मारूंगा। यह बोलते हुए वह हिगान को दूर फेंकते हुए लगातार उस पर कई सारे पंचेस से अटैक करने लगता है। अब हिगान की बॉडी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी होती है और अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी भी पावर नहीं बची होती है कि वह सीधा खड़ा हो सके। अब यह देखकर वह निंजा बोलने लगता है, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा एंटरटेन करोगे, पर यह तो एक बोरिंग फाइट है। आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे हार सकते हो? तभी उस जगह पर बारिश होने लगती है। यह देखते ही वह छोटा निंजा बोलता है, तुमने मुझे सच में निराश किया है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब वह यह सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी उस जगह पर एंट्री होती है रीपर की और अब रीपर को वहां पर देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब रीपर हिगान के पास आते हुए बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर तुम जल्द ही मारे जाओगे। अब रीपर को अपने सामने देखते ही हिगान उठकर खड़ा होता है और अब वह उसे यामाजी बोलते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची हुई होती है। इसीलिए रीपर उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और अब जब हिगान वहां पर बुरी तरीके से थक कर नीचे गिर जाता है, तब रीपर बोलता है, हिगान मैं तुम्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी लाइफ को एंड कर दूं। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अब यह देखकर हिगान भी मरने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही रीपर काफी खतरनाक अटैक हिगान के ऊपर करता है। तभी उस जगह पर एक रोबोट आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। यह देखकर वहां खड़े किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह हिगान को उठाते हुए काफी तेजी से वहां से भागने लगती है। अब वहां खड़े बाकी सभी रोबोट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वह नोटिस करते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर एक चिप लगा हुआ होता है, जिस चिप की वजह से उनकी बॉडी वहां पर बेकार हो जाती है। यह देखते ही रीपर काफी तेजी से उसके पीछे भागता है। तभी वह रोबोट रीपर की ओर एक बॉम्ब फेंकती है और अब वह बॉम्ब काफी तेजी से ब्लास्ट होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह हिगान को लेकर वहां से निकलने लगती है। दूसरी ओर हमें माइक और जेसन को दिखाया जाता है, जो अपनी कार से बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं पर माइक को एक गोली लगी हुई होती है, पर अभी भी वह वहां पर जिंदा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।